हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड रुआन को, जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी और सोच रही थी कि मैं 28 साल की हो गई हूँ लेकिन अभी तक सिंगल हूँ। मेरी सभी क्लास फेलोज मैरिड हैं लेकिन एक मैं ही सिंगल हूँ। उसको अपनी मॉम की बातें याद आने लगी, जो उसे कह रही थी कि देखो तुम अभी तक सिंगल हो जबकि तुम 28 साल की हो। आखिर मैं कब तक तुम्हारा सहारा बनी रहूंगी? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तभी रुआन सोचने लगी कि वो अपनी जॉब से रिजाइन दे देगी, लेकिन अचानक से उसको याद आता है कि कल रात ड्रिंक करने की वजह से उसने अपनी बॉस के साथ पूरी रात गुजारी थी। रुआन अपने ऑफिस में मौजूद थी, तभी उसके पास युबाई आ जाता है। युबाई से फाइल साइन करवाने के लिए उसकी पीए उसके पास आती है। तभी उसके गले को देखते हुए पूछने लगी कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? और ये क्वेश्चन युबाई को काफी अजीब लगा। तभी वो अपनी पीए से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली आपके गले पर निशान मौजूद है। बात को कवर करते हुए युबाई उसे बताता है कि एक्चुअली ये निशान मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी बिल्ली की वजह से लगे हैं। नेक्स्ट सीन में रुआन युबाई से अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करवाने के लिए उसके ऑफिस में जाती है, तो युबाई उसे कहता है कि आज रात के बैंक्वेट में तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा। रुआन कुछ कहती है इससे पहले ही युबाई उसके लिए लाया हुआ बुके उसे देने की कोशिश करता है। तभी रुआन कहने लगी कि देखे कल रात जो कुछ भी हो हमें उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ बैंक्वेट में जरूर चलूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। रुआन वहाँ से जा चुकी थी, तभी युबाई उसके लिए लाई हुई रिंग को देखता है और मन ही मन में सोचने लगा मुझे नहीं लगता कि इस लड़की के मन में मेरे लिए जरा भी फीलिंग्स होंगी। मूवी आगे बढ़ती है तो रुआन युबाई के साथ बैंक्वेट में मौजूद थी। एंटर होते ही वो युबाई से कहने लगी कि आपको आज मिस्टर ली से जरूर मिलना चाहिए, लेकिन युबाई मिस्टर ली से मिलने के बजाय आगे बढ़ जाता है। तभी रुआन मिस्टर ली के साथ डील फाइनल करते हुए कहने लगी कि हमारी कंपनी आपकी एड एजेंसी के साथ ही काम करेगी। बैंक्वेट के बाद रुआन युबाई के साथ गाड़ी में मौजूद थी। तभी रुआन उसे बताती है कि मैंने मिस्टर ली से बात कर ली है। तभी युबाई उसे कहता है कि मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी कंपनी के प्रपोजल्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुआन उसे समझाती है कि आप पहले भी 10 कंपनियों को रिजेक्ट कर चुके हैं, हमारे पास इतनी भी चॉइस नहीं है जितना आपको लग रहा है। युबाई अपने पॉकेट में से बैंक कार्ड निकालता है। तभी रुआन अपना रेजिग्नेशन लेटर निकाल चुकी थी और उसे बताने लगी कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना है। रुआन उसे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मेरी अच्छी खासी एज हो चुकी है और मेरे पेरेंट्स भी शादी को लेकर मुझे काफी प्रेशराइज कर रहे हैं। तभी युबाई उसे कहने लगा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरे ख्याल में मैं एक अच्छा खासा ऑप्शन हूँ और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखूंगा। लेकिन रुआन उसकी बातों को सीरियस लिए बगैर वहाँ से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में युबाई अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी रुआन एक दफा फिर उसको रेजिग्नेशन लेटर देते हुए उसे साइन करने के लिए कहती है, जिससे युबाई साइन तो कर लेता है लेकिन साइन करने के बाद उसे फाड़ कर कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही। अगर तुम मेरी प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील करती हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम से काम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें रिजाइन करने नहीं दूंगा और अगर तुम्हें अपनी सैलरी से इशू है तो मैं वो भी बढ़ा दूंगा। काफी देर बाद युबाई ऑफिस वापस आता है तो रुआन ऑफिस में मौजूद नहीं थी। पूछने पर उसे बताया जाता है कि वो हाफ लीव लेकर जा चुकी है क्योंकि आज उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाना था। रुआन की ब्लाइंड डेट का सुनते ही युबाई उसके पीछे चला गया। तभी वो देखता है कि रुआन एक लड़के के साथ मौजूद है, लेकिन वो लड़का अच्छा खासा बोंगा था और रुआन को बता रहा था क्या तुम जानती हो मेरे पास गाड़ी और बंगला भी है। जिस पर वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे पास ये सब ना हो तो भी चलेगा। और ये बात सुनते ही वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा और रुआन से कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आजकल के जमाने में भी इतनी काइंड लड़कियां हो सकती हैं। और उसकी इस हरकत पर रुआन अपने फोन पर अलार्म सेट कर लेती है। वो लड़का रुआन से कहने लगा मुझे लगता है कि हम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम मेरे लिए ढेर सारे बच्चों को जन्म दे सको। तभी उसके फोन पर अलार्म बजता है और वो कहने लगी कि क्या घर पे गैस लीक हो रही है? हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। और इसके साथ ही वो एक्सक्यूज करके वहां से चली गई। रुआन के जाने के बाद वो लड़का भी जाने लगा। तभी युबाई उसको हाथ से पकड़कर कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को डेट करने की? जिस पर वो पूछता है कि क्या रुआन मैरिड है? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। युबाई उसे कहने लगा कि रुआन तो तुम्हें नहीं मिल सकती, अलबत्ता मैंने तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर ली है, तुम उसी पर गुजारा कर लो। युबाई बाहर आता है तो उस पर नजर पड़ते ही रुआन उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? जिस पर युबाई कहने लगा कि मैं यहाँ पर कॉफी पीने आया था, मैंने कौन सा यहाँ पर ब्लाइंड डेट मारने के लिए आना था। इतने में रुआन की गाड़ी आ गई तो वो वहां से चली गई और उसके जाने के बाद ही वो लड़का बाहर आकर युबाई से कहने लगा कि अगर कभी भी आप दोनों की डिवोर्स हो जाए तो मुझे जरूर बताना। इस पर युबाई कहने लगा कि अगर मैं अपनी जान से चला जाऊं तब भी रुआन को डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी वो लड़का एक दफा फिर रोने लगता है और कहता है कि क्या मेरी रुआन से कभी भी शादी नहीं हो सकती? अगले दिन ऑफिस में रुआन को युबाई की तरफ से फ्लावर्स भेजे जाते हैं, जिसको देखते ही उसके सभी कलीग्स उससे पूछने लगे कि वो किसको डेट कर रही है। तभी वो कहने लगी कि ये किसी और ने भेजे हैं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद रुआन अपने ऑफिस में ही स्टे कर रही थी क्योंकि उसे आज बहुत सारा काम करना था। तभी वो देखती है कि युबाई वहां पर आ जाता है। रुआन को काफी अजीब लगा कि अपना ऑफिस होने के बावजूद भी युबाई वहीं पर बैठकर काम कर रहा है। तभी युबाई रुआन की अटेंशन लेने के लिए अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जिस पर रुआन कहती है कि उसे अब चलना होगा।
भाई रुवान को लिफ्ट ऑफर करता है तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं अपने लिए टैक्सी ऑर्डर कर चुकी हूँ। रुवान वहाँ से जा चुकी थी, तभी युबाई की नजर उसके बनाए हुए रेजिग्नेशन लेटर पर पड़ती है, जिसको वो उठाकर फाड़ देता है। लेकिन ऑफिस के बाद जब युबाई घर आता है तो उसकी मॉम उसे कहने लगी कि अपनी फैमिली के लिए आज मैंने आउटिंग प्लान की है, क्यों ना हम सब मिलकर बाहर चलें, डिनर भी कर लेंगे। तभी युबाई उसे कहने लगा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। जिस पर उसका डैड उसे डांटने लगे और उसे अपनी हद में रहने के लिए कहते हैं। डैड उसे जताते हैं कि ये याद रखो, कंपनी अभी तक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आई, अभी भी मेरे पास हाफ शेयर मौजूद हैं। अगले सीन में हम रुवान को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ युबाई के ऑफिस में मौजूद थी और युबाई की टाई ठीक करते हुए वो कहने लगी कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं अपनी जॉब छोड़कर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे बाद ये आपको ज्वाइन कर ले। ये एक हार्ड वर्किंग लड़की है और उसकी क्वालिफिकेशन भी मुझसे ज्यादा है। तभी युबाई कहने लगा कि ठीक है, ये ज्वाइन कर सकती है, मुझे कोई इशू नहीं। युबाई के ऑफिस से निकलते हुए रुवान उसे अपना स्टेशन दिखाने के बाद कहने लगी कि ये मेरा ऑफिस है, लेकिन आज के बाद मैं सारी चीजें तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। अपने घर आने के बाद रुवान अपने फोन पर ड्रामा देख रही थी, तभी उसको अपने फ्रेंड की कॉल आ जाती है जो बुरी तरह से रोते हुए कह रही थी कि तुमने मुझे किस अजाब में डाल दिया, जिस इंसान के साथ मैं काम कर रही हूँ वो इंसान नहीं बल्कि फिरौन है। रुवान के पूछने पर वो बताती है कि युबाई उसे बहुत ज्यादा बुली और परेशान करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उसको बहुत ज्यादा थका देता है, बल्कि उसे ऐसा फील होता है जैसे युबाई जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है। वो रुवान को बता रही थी कि युबाई के लिए उसे एक कप कॉफी 20 दफा बनानी पड़ती है, यहाँ तक कि ऑफिस में कॉफी बीन्स भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन युबाई उससे खुश नहीं होता और उसे पूरा यकीन था कि युबाई ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, इसलिए वो इस जॉब को छोड़ देगी। तभी रुवान उसे समझाती है कि देखो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो। इसके साथ ही रुवान उसे ट्रिक देते हुए कहने लगी कि तुम ऐसा करो, युबाई के कहने से पहले ही सारा काम कर दो। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा हाइजीन कॉन्शियस है और उसको बिल्कुल भी गंद अच्छा नहीं लगता। अगर तुम थोड़ी सी केयरफुल हो जाओगी तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगले सीन में युबाई अपने ऑफिस में इंटर होता है तो शैनू से बताने लगी कि वो पहले ही कॉफी ला चुकी है, क्योंकि वो जानती थी कि काम शुरू करने से पहले युबाई कॉफी जरूर लेता है। और इसके साथ ही वो युबाई के करीब आकर उसकी टाई ठीक करने लगी, जिस पर युबाई को एक दफा फिर रुवान की याद सताती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम युबाई को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ड्रंक था। तभी अपने फ्रेंड से कहने लगा, मेरे डैड को क्या लगता है, वो किसी से भी शादी कर लेगा और मैं उनकी वाइफ को मॉम मान लूंगा? क्या मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो किसी को भी अपनी मॉम मानना शुरू कर लूं? आखिर वो मुझे बार बार क्यों शेष जताते हैं? उन्हें एहसास क्यों नहीं होता कि मैं भी उनका बेटा हूँ? और जरा मेरे सेक्रेटरी को देखो, उसने जॉब छोड़ दी और कहने लगी कि उसको अपनी लाइफ पर फोकस करना है। आखिर जॉब करते हुए अपनी लाइफ पर फोकस क्यों नहीं कर सकती? मैं उसका कितना ख्याल रखता हूँ लेकिन उसे मेरा कोई एहसास ही नहीं। इस पर उसका फ्रेंड उसे कहने लगा, माइंड मत करना, लेकिन तुम्हारा सेक्रेटरी बनना कोई आसान काम नहीं। तभी युबाई अपने फ्रेंड को उसे रुवान के घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, जबकि दूसरी तरफ हम रुवान को देखते हैं जो अपने फ्लैट में मौजूद थी। तभी वहाँ पर युबाई आ जाता है जो काफी ड्रंक था। तभी रुवान उसे पूछने लगी कि आखिर तुमने इतनी ड्रंक क्यों की है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन युबाई उसे करीब आते हुए उसे हक कर लेता है। रुवान युबाई को सोफे में लेटाती है। तभी युबाई को कॉल आने लगी, जिस पर वो पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली की तरफ से कॉल आ रही है? रुवान की इसी बात ने युबाई को गुस्सा दिला दिया। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगा कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, तुम समझ रही हो, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। मेरी फैमिली में तो किसी को मेरे मरने या जीने से भी फर्क नहीं पड़ता होगा। और ये कहते ही वो रुवान की गोद में सर रखकर सो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम युबाई को देखते हैं जो एक्नॉलेज करता है कि उसने शर्ट ही नहीं पहनी हुई। तभी उसको रियलाइज होता है कि इस वक्त वो रुवान की रूम में मौजूद है। बाहर आने पर उसने देखा कि रुवान ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी युबाई उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? लेकिन रुवान उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और उसके पास से जाने लगी। तभी उसका पाँव फिसल गया और वो वहीं पर गिरने लगी, जिस पर युबाई उसे थाम लेता है। युबाई उसके करीब होते हुए उसे किस करने लगा, लेकिन रुवान पीछे हट जाती है क्योंकि उसके फोन पर कॉल आ रही थी जो कि उसकी मॉम की तरफ से थी। मॉम उसे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ हो, तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? जिस पर रुवान कहती है कि एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आई हुई हूँ। युबाई पूछता है कि क्या तुमने अपनी मॉम को अपने रिजाइन के बारे में कुछ नहीं बताया? जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैंने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और इसके साथ ही वो युबाई को नाश्ता करने के लिए कहती है। अगले सीन में रुवान युबाई के साथ ग्रोसरी के लिए जा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि पेपराजी उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा है जो उन्होंने लगे हाथों ही लीक कर दी थी। लेकिन जब ये पिक्चर शैन को रिसीव होती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और कहती है कि देखो जरा इस लड़की को, मुझे कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि मेरे पीछे युबाई को डेट कर रही है। मुझे यहाँ जॉब पर लगाकर खुद उसकी वाइफ बनने के चक्कर में है, लेकिन मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम देखना मैं कैसे तुम्हारे प्लान को फ्लॉप बनाती हूँ। अगले सीन में शैन वो पिक्चर्स रुवान को फॉरवर्ड कर चुकी थी। तभी रुवान वो पिक्चर युबाई को सेंड करते हुए उसे कॉल करके पूछने लगी कि आखिर अब क्या होगा? जिस पर वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगा। युबाई अपने मैनेजर को बुलाकर उसे ये सारे पिक्चर्स डिलीट करवाने और उसे इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि क्यों ना इस मौके को यूज किया जाए।
इसलिए वो रुवान के घर आकर उसे कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि अब इन पिक्चर्स का कुछ किया जा सकता है। तुम अच्छे से जानती हो कि आजकल इंटरनेट कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है कि अब हम दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम शादी कर लें। वैसे भी शादी तुमने किसी ना किसी से तो ज़रूर ही करनी है। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम एंजॉयमेंट करना चाहते हो तो आगे पीछे लाखों लड़कियां हैं। तभी युवाई उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि सीरियस कमिटमेंट के लिए उसे शादी करना चाहता है। युवाई रुवान को समझाता है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी किसी ना किसी से तो तुम्हें शादी करनी ही है। तभी रुवान कहने लगी कि ठीक है, हम सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, प्रॉपर शादी में नहीं करने वाली। और जब तक मैं प्रॉपर तरीके से अपने पेरेंट्स को सब कुछ ना बता दूं, तब तक तुम किसी को भी हमारी शादी के बारे में नहीं बताओगे। ये एक सीक्रेट रहेगा। तभी युवाई उसे कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारा नीचे वेट करूंगा, तुम आ जाना। मूवी आगे बढ़ती है तो रुवान युवाई के साथ ब्यूरो सेंटर में मौजूद थी। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। तभी रुवान सोचने लगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, और ना ही मुझे ये आइडिया था कि मिस्टर युबाई मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं। तभी युबाई उसे कहता है कि आज का सारा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तभी युबाई कहने लगा कि ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन ऑफिस से वापसी पर मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। तुम अपना सारा लगेज पैक कर लो। तभी वो पूछने लगी कि आखिर मुझे क्यों पिक करने के लिए आना है। जिस पर युबाई कहने लगा कि देखो, तुम मेरी वाइफ हो और लीगली अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा और आज से हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। मूवी के अगले सीन में हम युबाई को देखते हैं जो रुवान के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था। तभी रुवान उसे कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे साथ बेड नहीं शेयर करने वाली, क्योंकि मुझे इस सब की आदत नहीं है, और वैसे भी हमें एक दूसरे को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। युबाई उसे कन्विंस करने लगा, लेकिन अपनी इस कोशिश में नाकाम होने के बाद वो कहने लगा कि ठीक है, मैं सोफे में सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाना। लेकिन जब आधी रात को युबाई वॉशरूम यूज करने के लिए टॉयलेट जाता है तो वापस आने पर वो सोफे पे नहीं बल्कि गलती से अपने बेड पर सो जाता है। तभी आंख खुलने पर रुवान उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युबाई उसे बताता है कि सोया तो मैं सोफे पर ही था, लेकिन शायद गलती से वॉशरूम यूज करने के बाद मैं बेड पर आ गया। लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मुझे मॉर्निंग हग दे दो। तभी रुवान उसे कहने लगी कि ज्यादा फ्री होने की कोई जरूरत नहीं है। रुवान वहां से चली गई। तभी युबाई सोचने लगा कि इसका इस तरह से शर्माना तो मेरी जान ही ले लेगा। फिर युबाई रुवान को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने आज उन दोनों को इनवाइट किया है, तभी वो डिनर के लिए वहां पर जाएंगे। अगले सीन में रुवान युबाई के साथ उसके पेरेंट्स के घर पर डिनर के लिए मौजूद थी, जहां पर उन दोनों को अच्छे से वेलकम किया गया। लेकिन डैड का रवैया बहुत ज्यादा रूड था। वो दोनों खाना खाते तभी वहां पर युबाई की सिस्टर रोजी आ जाती है, जो रुवान को देखने के बाद उसे टॉन्ट करती है, और इसी बात पर युबाई को गुस्सा आ जाता है। तो वो अपनी सिस्टर को डांटने लगा। युबाई के इस बिहेवियर पर उसके डैड उसे डांटने लगे और उन दोनों की अच्छी खासी बहस हो गई। तभी युबाई रुवान को वहां से चलने के लिए कहते हैं, जिस पर डैड कहने लगे तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। ये याद रखो कि कंपनी के आधे शेयर्स आज भी मेरे पास हैं। लेकिन युबाई उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए रुवान को लेकर वहां से चला गया। अपने पेरेंट्स के घर से बाहर आने के बाद युबाई रुवान को अपने बारे में बताने लगा और उसे बताता है कि बचपन में उसके मॉम और डैड एक साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी उनकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई। वो बताने लगा कि उसके साथ उसके बाकी सिबलिंग्स ने भी काफी सफर किया है, लेकिन किसी न किसी तरह वो लोग खुद को मेंटेन रखने में कामयाब रहे। उसे सिर्फ कंपनी में कुछ शेयर्स मिले हैं, जिसकी बदौलत वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, वरना इससे ज्यादा तो उसकी फैमिली उसके बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। तभी उसको याद आता है कि किस तरह डैड बचपन में उसको पनिश किया करते थे, जिस पर रुवान कहने लगी कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मूड अच्छा करना चाहती हूँ। काफी देर तक ड्रिंक करने के बाद रुवान अपने घर आती है तो वो घर का पासवर्ड भूल चुकी थी। ड्रंक होने की वजह से वो अपना सही पासवर्ड याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन बिलाखिर दरवाजा खुल ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रुवान के पेरेंट्स को देखते हैं, जो उसके घर पहुंच चुके थे और कह रहे थे कि देखो, ये लड़की हमारी कॉल ही रिसीव नहीं करती, इसलिए हमें खुद उठकर आना पड़ा। ऐसा भी क्या हो गया है कि ये हमारे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करती। तभी उसको आवाज आती है कि रुवान के रूम में से किसी लड़के के खांसने की आवाज आ रही है, लेकिन चेक करने पर जब उनकी नजर उसके रूम में मौजूद युबाई पर पड़ती है तो उनके मुंह से तो जैसे चीखें ही निकल गई। फिर में युबाई और रुवान दोनों उनके सामने मौजूद थे। तभी मॉम पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन है, जिस पर वो बताने लगी कि ये मेरे बॉस है और अब हमारी शादी हो चुकी है, ये मेरे हस्बैंड भी हैं। शादी का नाम सुनते ही उसके पेरेंट्स काफी शॉक हो गए और कहने लगे कि देखो जरा, तुम हमारी कैसी बेटी हो, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, आखिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया। रुवान उन्हें समझाती है कि मैं आप लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ सही मौके का इंतजार था। तभी डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे, जिस पर मामू ने समझाती है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। युबाई खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए खड़ा होता है, तभी डैड डांटते हुए उसे बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद युबाई खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। मॉम जो पहले ही उसकी हैंडसम लुक से इंस्पायर हो चुकी थी, ये बात सुनते ही काफी खुश हो गई, लेकिन डैड बिल्कुल भी राजी नहीं हुए थे। तभी वो कहने लगे कि मैं अच्छे से जानता हूँ इन अमीर लोगों के चौंचलों को, जब जब इनका जी चाहता है ये अपनी वाइफ बदल लेते हैं, इनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं। तभी रुवान कहने लगी कि डैड, युबाई
बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, ये एक बहुत ही काइंड और पेशेंट इंसान है। लेकिन डैड उनकी शादी को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं कर रहे थे। तभी मॉम कहने लगी कि आखिर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, अब तो शादी हो चुकी है, भला अब क्या किया जा सकता है। मॉम यूबाई से उसकी फेवरेट डिश के बारे में पूछने के बाद उसे अपने साथ मार्केट चलने के लिए कहती है ताकि वो दोनों ग्रोसरी ला सके। रुवान के मना करने के बावजूद भी मॉम यूबाई को अपने साथ ले गई। तभी वो डैड को कहने लगी कि डैड आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आखिर मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी। इस पर डैड उसे कहते हैं कि इस तरह के अमीर लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता। इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती हैं जो काफी सारी चीजें ला चुकी थी। डैड कहने लगे कि देखो उसने सारी चीजें तुम्हें थमाई हुई हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि ये चीजें वो खुद उठा कर लाता। जिस पर मॉम कहने लगी कि ये सारी चीजें उसी ने खरीदी है और वो मुझे दरवाजे तक छोड़ कर गया है। उसे किसी की कॉल आई जिसने उसे बताया कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसको वापस जाना पड़ा और उसके डैड के बारे में सुनते ही रुवान उसके पीछे चल पड़ी। रुवान हॉस्पिटल पहुंची है तो युबाई उसे बताता है कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक डॉक्टर्स बाहर नहीं आए इसलिए कुछ पता नहीं चल सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। वहाँ पर युबाई की स्टेप मॉम आ जाती है जिसको देखते ही युबाई को गुस्सा आने लगा और वो कहने लगा कि अपने डैड की केयर के लिए मैं आपको महीने का 10 मिलियन युवान देता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप उनकी कैसी केयर कर रही हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि आप चाहती हैं कि वो कल के क्या आज मर जाएं ताकि आप आराम से उनकी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके, लेकिन मेरे जीते जी ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मॉम उसे कहने लगी कि एक्चुअली ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम कल उनको इतनी टेंशन देकर गए थे कि आज उनकी ये हालत होगी। तभी उन दोनों की झड़प हो जाती है जिस पर रुबान युबाई को शांत रहने के लिए कहती है। इतने में डॉक्टर आकर उन्हें बताने लगा कि उनके डैड को होश आ चुका है और वो चाहे तो मिल सकते हैं। तभी युबाई अपनी मॉम को अंदर जाकर उनसे मिलने के लिए कहता है। डॉक्टर उन्हें वार्न करता है कि पेशेंट को किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं दिया जाना चाहिए। रुवान युबाई से पूछती है कि तुम अपने डैड के पास खुद क्यों नहीं गए, जिस पर वो कहने लगा मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करते। बाहर आने पर मॉम युबाई को अंदर जाकर उनसे मिलने के लिए कहती है। तभी युबाई अंदर जाकर उनसे मिलने लगा। डैड उसे कहते हैं कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक अच्छी फैमिली बनकर रहो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ से नफरत करते हो। युबाई उनसे कहता है कि आपने हमेशा मेरे सर पर जबरदस्ती के रिश्ते थोपे हैं। तभी डैड कहने लगे कि देखो वो भले तुम्हारी स्टेप मॉम हो लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ। इस बात पर युबाई को गुस्सा आ जाता है और वो पूछने लगा कि क्या आपको मेरी मॉम का बिल्कुल भी एहसास नहीं। डैड युबाई को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन युबाई उनकी कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं था। जबकि दूसरी तरफ मॉम रुवान को अपना कार्ड देती है जो रुवान लेने से इनकार कर देती है। अभी मॉम उसे बताने लगी कि एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है और ये पेमेंट मैं तुम्हें उसी के लिए कर रही हूँ। जिस पर रुवान कहने लगी कि अगर आपको मुझसे कोई काम है तो आप मुझे बिला झिझक बताएं, उसके लिए आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मूवी के अगले सीन में रुवान युबाई के पास आती है। तभी युबाई उसे बताने लगा कि उसके डैड को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है और इसी खुशी में ग्रैंडपा ने हमारे लिए एक डिनर अरेंज किया है जहां पर हम दोनों को जाना होगा। युबाई के कहने पर रुवान तैयार होकर आती है तो युबाई को उसकी ड्रेसिंग कुछ खास पसंद नहीं आई। तभी वो उसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा सा ड्रेस दिलवाता हूँ। कुछ ही देर में वो दोनों स्टोर में मौजूद थे जहाँ पर युवान एक बहुत जबरदस्त ड्रेस ट्राई करती है जो उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद सेल्स गर्ल कहने लगी कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है। जिस पर रुवान कहने लगी कि ये ड्रेस अच्छा खासा फिटिंग में है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तभी वो कहने लगी कि ये फिटिंग में तो जरूर है लेकिन तुम्हारी औकात से बाहर है, तुम शायद यहाँ पहली दफा आई हो और तुम्हें आइडिया ही नहीं कि ये ड्रेस तुम्हारी रेंज से बाहर है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस ड्रेस को वापस रखे यहाँ से चली जाओ और आइंदा यहाँ पर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रुवान उसे कहने लगी मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हारे स्टोर में लोगों को उनके अपीयरेंस के जरिए जज किया जाता है। तभी वो कहने लगी कि तुम हमारी टारगेट कस्टमर नहीं हो, थोड़ी देर बाद जब तुम्हें इस ड्रेस की प्राइस पता चलेगी तब भी तुमने ये ड्रेस वापस ही रखना है, इसलिए अच्छा होगा कि अभी रख दो। तभी वहाँ पर युबाई आ जाता है जो आते ही कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ से इस तरह से बात करने की। मैनेजर जान चुकी थी कि युबाई काफी गुस्से में है। तभी वो कहने लगी कि सर आप प्लीज बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, मैं इसको बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। तभी युबाई रुवान को लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन उनके जाते ही मैनेजर ने सेल्स गर्ल को फायर कर दिया और उसे कहने लगी कि तुम्हें जुमा 4 दिन नहीं हुए हमारे स्टोर को ज्वाइन किए हुए और आते ही तुमने हमारे रेगुलर कस्टमर्स को नाराज करना शुरू कर दिया। मिस्टर युबाई की अच्छाई है कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें फायर करवाया है, अगर कोई और होता तो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से बैन करवा देता। अगले सीन में रुवान युबाई के साथ गाड़ी में मौजूद थी। तभी वो कहने लगी कि मैं बैंक्वेट के लिए गिफ्ट लाना तो भूल ही गई, भला हम बिना गिफ्ट के कैसे जा सकते हैं। तभी युबाई उसे एक जेड ब्रेसलेट देते हुए कहने लगा कि तुम मॉम को ये दे देना। ब्रेसलेट को देखते ही रुवान कहती है कि ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, जिस पर युबाई कहने लगा कि इतना भी नहीं है, सिर्फ 20 मिलियन युवान का है, जो कि ऑब्वियसली रुवान के लिए बहुत ज्यादा थे। तभी युबाई उसे समझाता है कि मेरे साथ रहते हुए इस तरह के एक्सपेंसिव गिफ्ट और बड़ी अमाउंट की आदत डाल लो। अगले सीन में हम रुवान को देखते हैं जो इस वक्त बैंक्वेट में मौजूद थी, लेकिन उसको पता चलता है कि आज एक ऑक्शन अरेंज की गई है और बैंक्वेट में मौजूद सभी लोगों को इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। ये
बाद शैन से डिस्कस करने के लिए वो वॉशरूम जाती है और वो शैन को बताती है कि आज एक ऑक्शन अरेंज की गई है, जबकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। शैन जो पहले ही रुवान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और मन ही मन में कह रही थी कि इसने अपने और युबाई के बीच में मुझे मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है और अब मशवरों के लिए मुझे कॉल करती फिर रही है। तभी वो रुवान को कहने लगी कि देखो ये बड़े लोग हैं और उनकी ऑक्शन मिलियन से स्टार्ट होती है, मुझ जैसी और तुम जैसी लड़कियां इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। रुवान उसे कहती है कि क्यों ना मैं युबाई से कुछ पैसे ले लूं। तभी वो कहने लगी कि आखिर तुम अपने बॉस से कैसे पैसे ले सकती हो। इसके साथ ही शैन उससे पूछती है कि क्या तुम और युबाई एक साथ हो। तभी रुवान फोन काट देती है। रुवान वहाँ से जाने लगी तभी वहाँ पर रोजी आ जाती है, जो उसे कहने लगी कि आखिर तुम जैसी ऑनेस्ट और अनएजुकेटेड लड़की मेरे भाई की सेक्रेटरी कैसे हो सकती है, और वैसे भी तुम दोनों की शादी कब हुई मुझे तो पता भी नहीं चला। यकीनन तुम मेरे भाई को सेड्यूस करती होगी, तभी उन्होंने अपना दिल तुम्हारे कदमों में फेंक दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसी लड़की को मैं कभी भी अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानने वाली, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। और अगर ये सब तुम मेरे भाई के पैसों के लिए कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी सिर्फ हम तीनों को इनहेरिट होगी, इसमें से तुम्हारा और ये तुम्हारे हस्बैंड का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। रुवान उसे कहने लगी कि आखिर तुम मेरे हस्बैंड को किस तरह उसकी फैमिली से निकाल सकते हो। तुम शायद जानती नहीं कि वो तुमसे पहले इस फैमिली का हिस्सा बन चुका था। तुम एक लड़की हो इसलिए फैमिली में उसका ज्यादा हिस्सा बनता है, लेकिन तुम्हें शायद अभी इतनी नॉलेज नहीं, तभी कुछ ज्यादा ही ऑडेसिटी दिखाने की गलतियां कर रही हो। रोजी को इन बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी उसको युबाई की आवाज आने लगी, जो रुवान को ढूंढते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। तभी रोजी अपनी ड्रिंक रुवान के कपड़ों पर फेंकते हुए नाटक करने लगी। युबाई के साथ साथ उसकी स्टेप मॉम भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। तभी वो रोजी से पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है, जिस पर रोजी बताती है कि मैंने सिर्फ इससे कुछ बातें करना चाहिए, लेकिन इसको तो गुस्सा ही आ गया और इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इसलिए हम दोनों बातें कर रहे थे तभी मेरी ड्रिंक गलती से इसके स्कर्ट पर गिर गई और इसी बात पर इसको गुस्सा आ गया और इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन इसको इस तरह से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। रुवान कुछ कहती इससे पहले ही युबाई कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, वरना ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसके साथ ही वो रुवान को लेकर वहाँ से चला गया। रुवान की ड्रेस खराब हो चुकी थी, तभी वो चेंज करके नीचे आती है तो युबाई उसे कहने लगा कि आज की ऑक्शन एक बहुत बड़ी ऑक्शन है और इसके लिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना। कुछ ही देर में ऑक्शन शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर एक पेंटिंग ऑक्शन के लिए पेश की जाती है, जिसमें युबाई पार्टिसिपेट करने लगा, लेकिन रुवान उसे कहती है कि ये पेंटिंग मुझे फेक लग रही है। युबाई के पूछने पर वो बताती है कि ये एक एंटीक पेंटिंग है, लेकिन अगर तुम देखो तो इसके स्कोर बिल्कुल न्यू है, जिससे पता चलता है कि ये बिल्कुल भी पुरानी नहीं है। वह एक्सप्लेन करता है कि इसको काफी संभाल के रखा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई थी और कहने लगी कि भले इसको कितने भी अच्छे से प्रोटेक्ट क्यों ना किया जाए, लेकिन इसके स्क्रॉल्स इस तरह से नए नहीं रह सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। रुवान के कहने पर युबाई बाज आ जाता है। इसके बाद एक नेकलेस ऑक्शन के लिए पेश किया जाता है, जिसे खरीदने के लिए रोजी कुछ ज्यादा ही बेचैन थी, लेकिन जैसे ही युबाई को फील होता है कि रुवान उस नेकलेस में इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा। नेकलेस की ऑक्शन 5 मिलियन युवान से स्टार्ट हुई थी, लेकिन युबाई उसे खरीदने के लिए 20 मिलियन युवान की बोली लगाता है और इस तरह उसने इस नेकलेस को खरीद लिया और इसी बात पर रोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन मॉम उसे शांत रहने के लिए कहती हैं और उसे समझाती हैं कि जब तुम्हारे डैड युबाई को ये नेकलेस तुम्हें देने के लिए कहेंगे तो युबाई कभी भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। युबाई वो नेकलेस रुवान को पहनाता है तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी युबाई कहने लगा कि जब से हमने सर्टिफिकेट हासिल किया है मैं सिर्फ तुम्हें यही गिफ्ट दे रहा हूँ। इतने में युबाई का कजन मैंग उसके पास आकर कहने लगा कि बिलाखिर मैंने तुमसे ये पेंटिंग खरीद ही ली, जबकि तुम इसको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थे। तभी रुवान कहने लगी कि ये पेंटिंग फेक है। एक्चुअली उस पेंटिंग को ऑक्शन में रोजी की तरफ से पेश किया गया था। तभी रोजी कहने लगी कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम जानती भी हो कि ये कितनी एक्सपेंसिव है। रुवान कहती है कि देखो इसमें वाटर कलर को यूज किया गया है और इसकी स्क्रॉल्स भी बिल्कुल न्यू है, कोई अंधा भी देखकर बता दे कि ये पेंटिंग बिल्कुल फेक है। तभी वह कहने लगा कि ये क्या बात कर रही हो, मैंने कितनी बड़ी अमाउंट पे की है। रोजी सबको यकीन दिलाने लगी कि ये पेंटिंग बिल्कुल भी फेक नहीं है। तभी वहाँ पर मौजूद रोजी की फ्रेंड्स कहने लगी कि रोजी खुद भी अपनी फैमिली में फेक है, तो ऑब्वियसली उसकी लाई हुई पेंटिंग भी फेक होनी है। अब तो जैसे रोजी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था। तभी वो रुवान को थप्पड़ लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन युबाई उसका हाथ रोकर उसे अपनी हद में रहने के लिए कहने लगा। मैं वहाँ पर ग्रैंड माँ आ गई, जो रोजी को उसकी हरकत पर डांटने लगी और वैम को पेंटिंग दिखाने के लिए कहती है ताकि वो बता सके कि ये पेंटिंग फेक है या ओरिजिनल। लेकिन उन्होंने पहली नजर में ही बता दिया कि ये पेंटिंग फेक है और इसके साथ ही वो रोजी से कहने लगी कि जिस तरह की बातें तुमने की है मुझे तुम्हें अपनी पोती कहते हुए भी शर्म आ रही है। ग्रैंड माँ रुवान से मिली और उसके साथ ही युबाई से कहने लगी मुझे तुम पर फख्र है, तुम्हारे साथ इस तरह की खूबसूरत लड़की ही जचती थी। और इसके साथ ही रोजी से कहने लगी कि अभी के अभी अपनी भाभी से माफी मांगो। इस पर ना चाहते हुए भी रोजी को रुवान से माफी मांगना पड़ी।
मूवी के अगले सीन में सभी फैमिली मेंबर्स डिनर पर मौजूद थे। तभी ग्रैंडमा रोजी की मॉम से अपने बेटे के बारे में पूछती हैं, जिस पर वो बताने लगी कि वो मेडिसिन लेकर सो चुके हैं। ग्रैंडमा उन्हें डांटते हुए कहने लगी कि तुम्हें अपने पति का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर डिनर एंजॉय करने में बिजी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत है? तभी रोजी का मॉम ग्रैंडमा का मूड ठीक करने के लिए उनके लिए लाया हुआ गिफ्ट उन्हें देती है, जो कि ग्रैंडमा को काफी एवरेज लगा। तभी रुवान भी ग्रैंडमा के लिए लाया हुआ गिफ्ट उन्हें देती है, जो ग्रैंडमा काफी अप्रिशिएट करती है। तभी रोजी कहने लगी कि ये एक एवरेज सी ज्वेलरी है, आप इसको इतना अप्रिशिएट क्यों कर रही हैं? रोजी की ये बात ग्रैंडमा को काफी नागवार गुजरी। तभी वो कहने लगी कि रुवान हमारी बहू है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, जबकि तुम एक आउटसाइडर हो और हमेशा तुम्हारे पॉइंट आउटसाइडर्स की तरह ही होते हैं। तुम कभी भी हमारी फैमिली की रिवायत नहीं समझ पाओगी। तभी रोजी की मॉम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहने लगी कि क्या आप लोग जानते हैं, रोजी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब इसको बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। रोजी भी सबको कंपनी में अपने इंटरेस्ट के बारे में बताती है। तभी युबाई कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी में तुम्हारी कोई भी गुंजाइश है, और वैसे भी तुम्हारा हमारी कंपनी में कोई काम नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस सबसे दूर रहो। रोजी की मॉम ग्रैंडमा से रोजी की साइड लेने के लिए कहती है। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि अगर मेरा बेटा बीमार है तो इसका मतलब है कि मेरी फैमिली का हेड अब युबाई है, और मैं युबाई के साथ उसके हर फैसले में कायम हूँ, इसलिए मुझे भी लगता है कि रोजी को कंपनी से दूर रहना चाहिए। मॉम रुवान को रोजी की साइड लेने के लिए कहती है। तभी रुवान कहने लगी कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। तभी मॉम कहने लगी कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकती तो फिर मैंने तुम्हें पेमेंट क्यों की? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हम माँ बेटी की हेल्प जरूर करोगी। फ्लैशबैक के थ्रू हम रुवान को देखते हैं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी और उसके पास बैठी मॉम उसे कार्ड देते हुए कह रही थी कि प्लीज तुम हमारी साइड जरूर लेना। देखो, जब युबाई के डैड ने मेरे साथ शादी की उस वक्त मैं एक विडो थी और मेरी बेटी के सर पर भी किसी का हाथ नहीं था। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा बेआसरा हैं, अगर इन्होंने हमसे हाथ छीन लिया तो हमारी कोई हेल्प बाकी नहीं रहेगी। युबाई के डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो इनहेरिटेंस में से कुछ शेयर्स मुझे जरूर देंगे, लेकिन युबाई हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर उसके डैड को कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा डर है कि हमारे फ्यूचर का क्या बनेगा, स्पेशली मेरे बच्चों का क्या होगा। इसलिए प्लीज तुम युबाई को इस बात के लिए कन्विंस करो कि वो अपने दिल से हमारे लिए नफरत निकालकर हमें अपनी फैमिली समझना शुरू कर दे। तभी रुवान कहने लगी कि मैं सिर्फ उसकी सेक्रेटरी हूँ, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप अच्छे से जानती हैं एक सेक्रेटरी की इतनी वैल्यू नहीं होती कि उसके कहने पर बॉस अपना डिसीजन चेंज कर ले। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ युबाई रुवान से पूछ रहा था कि क्या तुमने इनसे कार्ड लिया था। तभी रुवान बताने लगी कि इन्होंने मुझे कार्ड देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनका कार्ड इन्हें वापस कर दिया था, और इन्होंने सिर्फ मुझसे इतना प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मॉम समझ चुकी थी कि अभी नहीं तो कुछ देर बाद ही सही, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है। तभी वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए कहने लगी कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि ये युबाई का ख्याल रखे। इतना बड़ा बिजनेस युबाई को अकेले देखना पड़ता है, स्पेशली अब जब उसका डैड की तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मैं उसको लेकर बहुत परेशान हूँ, और मैंने रुवान से यही कहा कि वो युबाई की केयर करे। लेकिन मैं अभी यही समझती हूँ कि अगर रोजी युबाई की हेल्प करे तो ये ज्यादा बेटर होगा। तभी ग्रैंडमा कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डिसीजंस को अपने हाथ में लेना चाहिए, मेरे होते हुए किसी और को डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं। ग्रैंडमा वहाँ से जाने लगी। तभी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे डैड को देखना है, हो सकता है कि उनकी आंख खुल गई हो, और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। सब वहाँ से जा चुके थे। तभी युबाई रुवान से कहने लगा कि अब तुम रिलैक्स होकर डिनर करो। तभी वैंग कहने लगा कि काश इस तरह की एक खूबसूरत लड़की मेरी भी सेक्रेटरी होती। वैंग की इस बात ने युबाई को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया। तभी वो कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जुबान संभालनी चाहिए, तुम शायद भूल चुके हो, लेकिन अब रुवान मेरी वाइफ है। युबाई रुवान को वहाँ से चलने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद वैंग रोजी से कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फालतू में खुद को थकाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी आएगा। जिस पर रोजी कहने लगी, तुम्हें मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए, जिस तरह की ग्रैंडमा तेवर दिखा रही है मुझे नहीं लगता कि युबाई के अलावा किसी के हाथ में कुछ लगने वाला है। जबकि दूसरी तरफ हम रुवान को देखते हैं, जो इस वक्त युबाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी और उसे कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम्हें रोजी और उसकी मॉम को बिल्कुल भी नहीं तड़पाना चाहिए, इसलिए उनका जो भी हिस्सा बनता है उनको दे दो, क्योंकि अगर तुम उन्हें इनहेरिटेंस में उनके शेयर्स नहीं देते तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तभी युबाई कहने लगा, तुम ये बातें इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम नहीं जानती कि उन्होंने मुझे किस तरह से तड़पाया था। जब मेरे डैड को पता चला कि मेरी मॉम प्रेग्नेंट है तो उन्होंने मेरी मॉम को छोड़ दिया, और उस वक्त मेरी मॉम किस फेस से गुजरी होगी ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। 7 साल तक उन्होंने मुझे जिस मुश्किल से पाला वो तुम सोच भी नहीं सकती, और बिलाखिर जब बात उनके बस से बाहर चली गई तो वो मुझे डैड के दर पर छोड़कर चली गई, जबकि ये एक मॉम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और तुम कितनी आसानी से कह रही हो कि मैं रोजी और उसकी मॉम को इनहेरिटेंस में से उनके शेयर्स दे दूं। अगर ये लोग हमारी लाइफ में ना आते तो डैड कभी भी मेरी मॉम को ना छोड़ते। मुझे इनके जीने या मरने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आइंदा तुम कभी भी मेरे सामने इनकी साइड लेने की गलती मत करना। तभी रुमान कहने लगी कि एक्चुअली तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी साइड लेनी चाहिए। मैं नहीं जानती कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि आज के बाद मैं एज अ वाइफ तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स में मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी। इनफैक्ट सिर्फ एज अ वाइफ ही नहीं बल्कि कल से
मैं एज अ सेक्रेटरी भी तुम्हें ज्वाइन करने वाली हूँ। इसके साथ ही रुवान युबाई को हक करके उसे अपने होने का यकीन दिलाती है। मूवी के अगले सीन में रुवान ऑफिस में मौजूद थी, तभी शन कहने लगी मुझे लगा था कि तुम जॉब छोड़ चुकी हो, लेकिन तुम तो वापस आ गई हो। तभी रुवान उसे बताती है कि एक्चुअली मुझे कुछ लोन पे करना है, उसी की वजह से मुझे दोबारा जॉब को कंटिन्यू रखना पड़ा। इतने में वहाँ पर युबाई आ जाता है, जो रुवान को देखते हुए उससे पूछने लगा कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था वो तुमने क्यों नहीं पहना हुआ। तभी शन पूछती है कि क्या प्रेसिडेंट ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया था। फिर रुवान बताती है कि एक्चुअली कल रात ऑक्शन में कुछ खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तभी मेरी जगह मिस्टर युबाई ने पेमेंट की, लेकिन अब ये चाहते हैं कि मैं इनको दोबारा पेमेंट ना करूं। ये सब सुनकर शन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी पता नहीं तुम लोग मुझसे क्या क्या छुपाते फिर रहे हो। तभी वहाँ पर उनका एक एम्प्लॉय नैंग आ जाता है, जो रुवान से उसकी हेल्प मांगने लगा और रुवान को बताता है कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाए हैं, लेकिन उनको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या आप प्लीज इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं। रुवान उसे यकीन दिलाती है कि मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। अगले सीन में हम रुवान को देखते हैं, जो कि इस वक्त ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसके पास नैंग आकर उसे पूछने लगा कि क्या आप अब तक ऑफिस में हैं, जिस पर रुवान बताती है कि हाँ मुझे कुछ काम था। नैंग बताता है कि एक्चुअली आज मुझे भी कुछ ज्यादा ही काम था, इनफैक्ट आज ज्यादातर एम्प्लॉयज ओवर टाइम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब हमें नीचे चलना चाहिए। वो दोनों नीचे आते हैं तो नैंग उन दोनों को एंटरटेन करने लगा। नैंग की बातों पर रुवान खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी शन कहने लगी कि तुम दोनों एक साथ कितने खुश हो, मुझे तो तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। रुवान तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जिस पर रुवान कहने लगी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती, मुझे लगता है कि ये काफी यंग है और इस वक्त इसको सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। नैंग न सिर्फ रुवान को अपनी बातों से एंटरटेन कर रहा था, बल्कि वो रुवान के लिए प्रेजेंट भी लाया था और यही सारी बातें युबाई को बहुत बुरी लग रही थी। तभी वो वहाँ आकर नैंग को डांटने लगा और उसे कहता है कि क्या तुम्हें कंपनी की तरफ से पेमेंट बातें करने के लिए दी जाती है, तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारा काम खत्म हो चुका है तो यहाँ से जाने की करो। शैन युबाई से कहने लगी कि क्या मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं, जिस पर युबाई उसे कहता है कि अपने काम पर फोकस करो, तुम्हें कंपनी में सिर्फ कॉफी बनाने के लिए नहीं रखा गया। इसके जाने के बाद वो रुवान को कॉफी बनाने के लिए कहता है, जिस पर रुवान पूछती है कि अभी आपने शैन को कॉफी के लिए मना किया। जब युबाई कहने लगा कि तुम मेरी वाइफ हो, ऑब्वियसली तुम और उसमें बहुत फर्क है, तुम्हारे हाथ की कॉफी तुम्हें बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करने वाला। लेकिन रुवान के जाते ही युबाई मन ही मन में सोचने लगा कि जरा नैंग की हिम्मत देखो, जुम्मा 4 दिन हुए नहीं उसको ऑफिस को ज्वाइन किए हुए और सीधा प्रेसिडेंट की वाइफ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में रुवान को दिखाया जाता है, जो इस वक्त अपने कोलीग के साथ डिनर कर रही थी। तभी वहाँ पर युबाई आ जाता है। युबाई को देखते ही शैन उसे अपने पास जगह ऑफर करती है, लेकिन युबाई उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रुवान के पास बैठ जाता है। युबाई डिनर स्टार्ट करता है, इससे पहले ही वहाँ पर मौजूद सभी कोलीग्स एक एक करके वहाँ से चले गए, क्योंकि वो युबाई की प्रेजेंस में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद युबाई और रुवान ऑफिस के बाहर मौजूद थे। तभी युबाई शैन से पूछता है कि तुम्हें कौन ड्रॉप करेगा। शैन उसे बताती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तभी युबाई कहने लगा कि नैंग तुम शैन को ड्रॉप करो और मैं रुवान को ड्रॉप कर देता हूँ। युबाई के मुंह से रुवान की रट शैन को बहुत बुरी लग रही थी। तभी नैंग कहने लगा कि इसका घर मुझे बहुत दूर पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बाइक पर इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। युबाई रुवान को लेकर वहाँ से जा चुका था। तभी नैंग शैन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर शैन बुरी तरह से तिलमिला उठी। मूवी के अगले सीन में हम रुवान को देखते हैं, जो कि इस वक्त बैंक ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के साथ मौजूद थी। और ये सब जब शैन ने देखा तो उसने एक सेकंड में उनकी पिक्चर क्लिक कर ली, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये सब युबाई को बहुत बुरा लगने वाला है। कुछ देर में शैन युबाई के ऑफिस में मौजूद थी। तभी युबाई उसे रुवान के बारे में पूछता है, जिस पर शैन उसे बताती है कि एक्चुअली वो मिस्टर वैंग के साथ मौजूद है, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, बल्कि मैंने उनकी एक पिक्चर भी क्लिक की है। अगर युबाई वो पिक्चर न देखता तो वो कभी भी शैन की बात पर यकीन न करता, लेकिन अब तो जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। तभी वो रुवान को पिक करने के लिए जाता है। कुछ ही देर में युबाई रुवान को पिक करने के लिए होटल के बाहर मौजूद था। रुवान उसकी गाड़ी में बैठती है। तभी युबाई उसे पूछने लगा कि तुम वैंग के साथ क्या कर रही थी, क्या तुमने उसे मिलने से पहले मुझसे परमिशन ली थी। जिसके जवाब में रुवान कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत है, और वैसे भी तुम इतना पैरानाइड क्यों हो रहे हो। जिस पर युबाई कहने लगा कि तुम मेरे लिए इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं कर सकती। रुवान मजीद रिएक्ट करती, इससे पहले ही युबाई उसके करीब होते हुए उसे किस करता है, लेकिन ये सब भी रुवान का मूड ठीक ना कर सका। तभी वो गाड़ी से उतरते हुए कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम्हें सारी चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। तभी युबाई उसका पीछा करते हुए उसे पूछने लगा कि क्या तुमने वैंग को बताया कि तुम मैरिड हो। जिस पर रुवान कहने लगी कि आखिर इस सब का उससे क्या ताल्लुक, मैं उससे एक बिजनेस डील करने के लिए गई थी, तुम इस सब को बीच में क्यों ला रहे हो। और वैसे भी अगर बिजनेस को बीच में से निकाल दिया जाए तो हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तभी युबाई कहने लगा कि जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था वो सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वैसे भी वो मेरा कॉम्पिटिटर है। वैंग से मिलने से पहले तुम्हें मुझे एक दफा जरूर बताना चाहिए था। तभी रुवान कहने लगी कि देखो ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरे पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं
नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की या तुमसे किसी भी चीज की परमिशन लेने की कोई जरूरत है। इस बात की क्या तुक बनती है कि मैं उससे मिलते ही उसे बता देती कि मैं मैरिड हूँ और इस सब का हमारे रिलेशनशिप से क्या ताल्लुक, लेकिन तुम एक बहुत ही इनसिक्योर इंसान हो। लेकिन मैं एक बात को क्लियर कर दूं कि अपनी फ्रीडम पर मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना नैरेटिव चेंज कर लो। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगी, तभी युबाई उसे रोकते हुए किस करता है, लेकिन रुवान का मूड बहुत खराब हो चुका था। तभी वो खुद को छुड़ाकर रोते हुए वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद युबाई अपने फ्रेंड के साथ एक बार में चला जाता है, जहाँ पर काफी ड्रिंक करने के बाद कुछ लड़कियां उसके पास आकर उसे एंटरटेन करने लगी। तभी युबाई उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन लड़कियां जैसे उनकी एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। इसी बात पर युबाई को गुस्सा आ जाता है और वो गिलास उठाकर जमीन पर फेंकते हुए कहने लगा कि अगर तुम एक सेकंड में यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो लड़कियां वहाँ से उठकर जा चुकी थी। अभी युबाई अपने फ्रेंड को अपनी दुखी दिल की दास्तान सुना ही रहा था कि वही लड़कियां गार्ड्स के साथ वहाँ पर वापस आ गई और गार्ड्स कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी लड़कियों को धमकाने की। लड़ाई बढ़ते बढ़ते गार्ड्स और युबाई के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, लेकिन मैनेजर के आने तक युबाई को अच्छी खासी मार पड़ चुकी थी। मैनेजर पहली नजर में युबाई को पहचान चुका था, तभी उससे माफी मांगने लगा, जिस पर युबाई कहता है कि अगर तुमने इन गार्ड्स को फायर ना किया तो मैं तुम्हारा ये बार बंद करवा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है तो युबाई सनग्लासेस पहने अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी उसकी मॉम इंटर होती है, जिसको देखते ही वो काफी खुश हुआ और पूछता है कि मॉम आप चाइना वापस कब आए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपको देख रहा हूँ। मॉम बताती है कि मैं कल ही आई हूँ और एक्चुअली तुमसे मिलने ही आई हूँ। तुम्हारी आंख पर क्या हुआ है, तुम ऑफिस में क्यों सनग्लासेस पहनकर घूम रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी आंख पर कोई चोट लगी होगी। युबाई उन्हें टालने की कोशिश करता है। तभी मॉम कहने लगी कि ठीक है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं बताना चाहते, लेकिन मैं तुम्हारे सेक्रेटरी से मिलने के लिए आई हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने सुना है कि वो काफी अट्रैक्टिव है और तुम उसे पसंद करते हो। इतने में वहाँ पर शैन आती है, जिसको देखते ही मॉम पूछने लगी कि क्या यही वो लड़की है, जिस पर वो बताता है कि नहीं एक्चुअली वो बाहिर है, लेकिन आपको उसके बारे में ये सब किसने बताया। इस पर मॉम कहने लगी कि तुमसे दूर रहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, एक्चुअली मेरी तुम्हारी हर मूव पर नजर है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम थोड़ा सावधान रहो और मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेताब हूँ, इसलिए तुम उसे जल्दी से बुलाओ। युबाई एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली रुवान इस सारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती है, इसलिए फिलहाल मैं आपको उससे नहीं मिलवा सकता, लेकिन मॉम तो जैसे ठान कर ही आई थी। कुछ देर बाद रुवान वहाँ आती है तो मॉम को देखते ही वो समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि युबाई की वही गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में शैन ने मुझे बताया था। तभी मॉम उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है, जिस पर वो कहने लगी कि मैं वर्किंग आवर्स में किसी के साथ बातें नहीं करती, लेकिन किसी ना किसी तरह मॉम ने उसे कन्विंस कर ही लिया। मॉम उससे उसका नाम पूछती है, इसके बाद उसे पूछने लगी कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जिस पर वो कहने लगी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ भी बताना चाहिए। एक्चुअली रुवान उनसे काफी जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वो काफी मेंटेन्ड और ग्रेसफुल थी और रुवान को पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि युबाई की गर्लफ्रेंड है। मॉम एक दफा फिर रुवान से उसके बारे में पूछती है, जिस पर रुवान कहने लगी मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने बारे में आपको इससे ज्यादा कुछ बताना चाहिए। तभी वहाँ पर युबाई आ जाता है, जो रुवान को वहाँ से जाने के लिए कहने लगा। रुवान के जाते ही युबाई मॉम से कहने लगा क्या जरूरत थी इस तरह से उससे इंटरोगेशन करने की, मैंने आपको बताया था ना वो इस सब कुछ सीक्रेट रखना चाहती है, लेकिन पता नहीं आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। तभी मॉम कहने लगी कि देखो तुम्हें लेकर मुझे कोई भी बात सीक्रेट नहीं रखी जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो क्यों ना घर चले। तभी युबाई उन्हें लेकर घर पहुँचता है। मॉम युबाई के साथ घर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर रोजी की मॉम जमीन पर बैठे कुछ ढूंढ रही थी। तभी मॉम कहने लगी कि देखो तुम लोगों ने कितनी ओल्ड नैनी हायर की है, लेकिन हाँ इसके हाथ में सफाई बहुत है। रोजी की मॉम उन्हें कहती है कि देखो तुमने आते साथ ही मुझे टॉन्ट करना शुरू कर दिया। तभी उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी कि तुम अपनी हद में रहो, तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, और हाँ एक बात मैं तुम्हें सीधे सीधे समझा दूं कि मेरे बेटे से दूर रहना। तभी रोजी की मॉम मन ही मन में कहती है कि एक दफा मुझे और मेरी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर लेने दो, उसके बाद तुम लोग देखना कि मैं करती क्या हूँ। मॉम उन्हें बुरी तरह से बातें सुनाते हुए कहने लगी कि मैं तुम जैसे लोगों को अपनी औकात में रखना अच्छे से जानती हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, जिस पर रोजी की मॉम कहने लगी कि ग्रैंडमा देखें ये मुझे कितना डांट रही हैं। ग्रैंडमा को देखते ही वो कहने लगी कि देखें ग्रैंडमा आप दिन ब दिन जवान होती जा रही है, मुझे तो आपके हुस्न का राज जानकर ही रहना है। जिस पर ग्रैंडमा कहने लगी कि बातें बनाना तुम अच्छे से जानती हो। तभी युवाई कहता है कि मॉम आप दोनों एंजॉय करें, अब मुझे चलना चाहिए, और वो वहाँ से चला गया। मॉम ग्रैंडमा के पास आती है तो वो पूछती है कि क्या इस बार तुम वापस जाओगी, जिस पर वो बताने लगी कि नहीं इस बार मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि देखो अपना छोटा सा बच्चा मेरे पास छोड़कर तुम कितनी आसानी से यहाँ से चली गई, बीच में तुम्हारा सिर्फ 1 या 2 दफा आना हुआ, लेकिन तुम नहीं जानती कि यहाँ पर सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। एक्चुअली रोजी की मॉम चाहती है कि उसे और रोजी को इनहेरिटेंस में से उनके शेयर्स दिए जाएं। अगर मैं सच कहूँ तो मैं उनको इनका हिस्सा जरूर दूंगी, लेकिन मेरा बेटा चाहता है कि उनको प्रॉपर्टी में से बिल्कुल आधा हिस्सा मिलना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैं ये सब नहीं कर सकती। इसलिए अगर तुम चीजों को अपनी साइड पर रखना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर स्टे करना होगा, इन सारी चीजों को खुद से कंट्रोल करना होगा।
होगा। तभी वो उनको एक एनुअल पार्टी के बारे में बताते हुए कहने लगी कि तुम्हें वो जरूर अटेंड करना चाहिए। अगले सीन में पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर युबाई अपनी मॉम के साथ पहुंच चुका था और उसकी मॉम को देखते ही रुआन एक दफा फिर काफी इनसिक्योर फील करने लगी। मॉम युबाई से कहने लगी कि मुझे अपने पार्टनर से मिलाओ, जिस पर युबाई कहता है कि मॉम मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कई लोगों से मिलना चाहता हूँ और काफी बिजी हूँ, आप किसी और को ज्वाइन कर ले। तभी मॉम कहने लगी कि ठीक है, मुझे रुआन मिलवा देगी। लेकिन रुआन मन ही मन में सोचती है कि वाइफ और गर्लफ्रेंड एक साथ कितने रिडिकुलस लगेंगे, क्या इन लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। युबाई अपनी मॉम से कहने लगा कि प्लीज उसे तंग मत करे। तभी मॉम कहने लगी कि देखो तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसकी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हो। तभी रुआन कहने लगी कि देखे जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, हमारा ताल्लुक बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म का है, ये मेरे बॉस है और मैं इनकी सबऑर्डिनेट। तभी युबाई कहने लगा कि ये तुम्हें तंग करने के लिए ये सब कह रही थी, तुम इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। मॉम की नजर युबाई के कुछ बिजनेस कंप्यूटर्स पर पड़ती है तो वो कहने लगी मुझे लगता है कि इन लोगों को अच्छा सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। तभी युबाई कहने लगा कि मुझे लगता है कि ये आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। मॉम उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रुआन युबाई से कहने लगी कि मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, तुम प्लीज मेरे साथ चलो। मॉम कंप्यूटर्स के पास पहुंच चुकी थी। तभी वो कहने लगे कि अरे आप कब वापस आई, हमने तो सुना था कि आप अब्रॉड ही सेटल हो चुकी हैं। तभी रोजी की मॉम कहने लगी मुझे नहीं लगता कि आपको इस पार्टी में आना चाहिए था, क्योंकि आप अपनी जगह छोड़कर चली गई थी और खाली जगह को दोबारा से पूर्ण नहीं किया जा सकता। तभी युबाई की मॉम कहने लगी कि मुझे तुम्हारी औकात तुम्हें एक दफा फिर याद दिलानी पड़ेगी। रोजी की मॉम कहने लगी कि तुम एक भगोड़ी औरत हो जो अपनी जगह क्या अपने बच्चे को भी छोड़कर चली गई थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद बाकी बिजनेस पार्टनर्स भी उन्हें बुली करने लगे और वो सब युबाई की मॉम को कहते हैं कि इस पार्टी में आने के लिए आप बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। और इसके साथ ही रोजी की मॉम कहने लगी कि अगर एक सेकंड में तुम यहाँ से बाहर ना गई तो मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। जिसके जवाब में वो कहती है कि तुम सबको इस बात को याद रखना चाहिए कि मैं युबाई की मॉम हूँ जो कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। उनके बुलाने पर गार्ड्स पहुंच चुके थे। तभी मॉम कहने लगी कि देखो मुझे हाथ लगाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम अपने एक्शन पर बहुत बुरी तरह पछताने वाले हो। जबकि दूसरी तरफ हम रुवान को देखते हैं जो इस वक्त युबाई के साथ मौजूद थी और उसे पूछ रही थी कि तुम्हारी आंख पर क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली मेरी एक टेलीफोन पोल से टक्कर हो गई थी और मेरी आंख पर लगी, लेकिन ये इतना सीरियस नहीं है। रुवान एक्सप्लेन करती है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि हम दोनों को डिवोर्स कर लेनी चाहिए। तभी युबाई कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम्हें डिवोर्स कोई मजाक लगता है, इतनी आसानी से तुमने कैसे इतनी बड़ी बात कह दी। ठीक है कि मैं कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव हूँ और मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सीधे सीधे डिवोर्स तक पहुंच जाओ। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन रुवान तो जैसे अपनी ही बात पर कायम थी। तभी वो कहने लगी कि अगर पेपराजी को हम दोनों की शादी के बारे में पता चल गया तो फिर डिवोर्स देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि हम अभी के अभी इस बात को यहीं पर खत्म कर दें। वाया अपने शौक से बाहर निकलता इससे पहले ही रुवान वहाँ से जा चुकी थी। अगले सीन में हम रोजी और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि इस वक्त युबाई के ऑफिस में मौजूद थे। तभी रोजी अपनी मॉम से कहने लगी अगर सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जिस पर मॉम कहने लगी कि देखो हमें हिम्मत करनी होगी, अगर हम दोनों ने अपने लिए कुछ न किया तो हमारे साथ साथ हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज नहीं तो कल तुम्हारे बाप की डेथ हो जाएगी और उसके बाद हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, इसलिए किसी भी तरह हमें युबाई के ऑफिस के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना होगा। रोजी डॉक्यूमेंट्स को तलाश करने के लिए जाने लगी। तभी मॉम कहने लगी कि सब कुछ एहतियात के साथ करना, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। वो दोनों डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में मसरूफ थी। तभी वहाँ पर रुवान आ जाती है, जिसकी नजर रोजी की मॉम पर पड़ी तो मॉम कहने लगी कि नीचे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, पार्टी का शोर बर्दाश्त करना मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए मैं ऊपर आ गई। तभी रुवान उसको कुछ मेडिसिन देते हुए कहने लगी कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप ये ले लें, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं भी यही लेती हूँ। रुवान को फील होता है कि उन दोनों के अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। तभी वो कहने लगी मुझे लगता है कि युबाई ऊपर आ गया है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तभी मॉम उसे रोकते हुए कहने लगी कि मुझे युबाई की फैमिली को लेकर तुम्हारे साथ कोई डिस्कशन करनी है। लेकिन रुवान उन्हें मना करते हुए कहने लगी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ मजीद कुछ डिस्कस करना है और युबाई की फैमिली को तो मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन वो रुवान को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। कुछ देर में वो दोनों एक रूम में एंटर हुए। तभी वो कहने लगी कि देखो तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे घर में मेरी और रोजी की पोजीशन कितनी वीक है। रोजी के डैड की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और युबाई तो वैसे भी हमसे बहुत नफरत करता है। देखो अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो मेरे दोनों बच्चे रुल जाएंगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमें सपोर्ट करो, प्लीज मेरे बच्चों की फ्यूचर की खातिर। लेकिन युबाई को इस बात के लिए कन्विंस करो कि वो हमें इनहेरिटेंस में से हमारे शेयर्स दे दें। रुवान उन्हें यकीन दिलाती है कि वो जरूर उनका साथ देने की कोशिश करेंगी। तभी वो वहाँ से चली गई तो रुवान फिर जाने लगी। अचानक से उसको रियलाइज होता है कि युबाई के ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है और वो काफी शॉक हो गई कि वो इस वक्त ऊपर क्या कर रहा है।
कि उसको तो पार्टी में होना चाहिए था। जैसे ही वो अंदर आती है उसे रियलाइज होता है कि टेबल के पीछे कोई मौजूद है। एक्चुअली वो रोजी थी जो डॉक्यूमेंट्स को बहुत आसानी से हासिल कर चुकी थी और सोच रही थी कि अब युबाई को कौन बचाएगा। रुवान के स्टेप्स की आवाज सुनते ही रोजी छुप चुकी थी। तभी रुवान कहने लगी कि देखो तुम जो कोई भी हो, मैंने तुम्हें देख लिया है, अब छुपने का कोई फायदा नहीं, इसलिए सामने आ जाओ। तभी रोजी सामने आ जाती है। रुवान उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर वो कहने लगी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें आंसर देना चाहिए, और वैसे भी मेरे सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, मैं तुम्हारे रिश्ते को मानती ही नहीं हूँ। तभी रुवान कहने लगी कि मैं एक सेक्रेटरी की हैसियत से पूछ रही हूँ। लेकिन रोजी उससे कहती है कि देखो तुम्हारी बिल्कुल कोई औकात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम जैसी लड़कियों को घास भी नहीं डालता। इनफैक्ट वो तुम्हें यूज कर रहा है, तुमने उससे शादी की है, लेकिन इस बारे में हमारे फैमिली के कुछ बड़ों के अलावा किसी को भी नहीं पता। रुवान उसके हाथ में मौजूद फाइल हासिल करने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ में 2 टिकट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। रुवान नीचे आती है जहाँ पर रोजी की मॉम युबाई की मॉम के साथ मौजूद थी और उनसे कह रही थी कि मैंने पहले तुम्हें बहुत आसानी से किक आउट कर लिया था और अब भी मैं तुम्हारे साथ यही करूंगी। इस पर युबाई की मॉम कहने लगी कि अब की बार मैं पिछली की तरह आसानी से मैदान छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। उन दोनों के दरमियान लड़ाई बढ़ती गई। तभी रोजी की मॉम उन्हें थप्पड़ मारने लगी, लेकिन रुवान उनको बचाते हुए आगे आती है। तभी थप्पड़ उसके मुंह पर लग जाता है। रोजी की मॉम रुवान को यकीन दिलाती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और ये सब युबाई की मॉम की वजह से हो रहा है, उन्होंने सारा एनवायरनमेंट खराब कर दिया है। तभी रुवान कहने लगी कि ये सब उन्होंने नहीं बल्कि आपने किया है। रोजी की मॉम एक दफा फिर गार्ड्स को बुलाने लगी। तभी युबाई की मॉम कहती है कि तुम शायद भूल रही हो कि मैं इस कंपनी के प्रेसिडेंट की मॉम हूँ। तभी रुवान कहने लगी कि क्या तुम युबाई की मॉम हो? मुझे तो लगा था कि शायद आप उनकी गर्लफ्रेंड होंगी। तभी वो कहने लगी कि क्या मैं इतनी यंग लगती हूँ? जिस पर रुवान कहती है कि हाँ आप वाकई बहुत यंग हैं। वहाँ पर मौजूद बाकी बिजनेसमैन कहने लगे कि तुम होती कौन हो ये सब डिसाइड करने वाली कि कौन माहौल खराब कर रहा है और कौन ठीक, जबकि खुद तुम एक सेक्रेटरी हो। रोजी की मॉम सबको बताती है कि ये सिर्फ सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि युबाई की वाइफ भी है। इस बात पर सब लोग काफी शॉक हो गए और शैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग रुवान को जज करते हुए कहने लगे कि देखो इसने अपने बॉस को सेड्यूस किया है, तभी इसे शादी करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इतने में वहाँ पर युबाई आ जाता है। युबाई की मॉम उसे बताती है कि किस तरह रोजी की मॉम ने उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की और रुवान ने उन्हें बचाया। तभी युबाई उनको कहता है कि अगर आइंदा आपने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी और उसके बाद मुझसे किसी किस्म की रहम की उम्मीद मत रखिएगा। इतने में युबाई की मॉम रुवान को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। तभी वो रुवान को एक ड्रेस देते हुए कहने लगी मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी ड्रेसिंग करो ताकि तुम्हें देखकर ही तुम्हारा स्टैंडर्ड का पता लगाया जा सके। जबकि वो ड्रेस लेने के लिए रुवान काफी हेजिटेशन फील कर रही थी। मॉम रुवान को रोजी और उसकी मॉम से बचकर रहने के लिए कहती हैं और उसे बताती हैं कि किस तरह पास्ट में रोजी की मॉम ने उनका घर तोड़ा और उनकी वजह से युबाई को कितनी सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। रुवान उन्हें बताती है कि किस तरह रोजी की मॉम ने उसे बैंक कार्ड देकर उसे अपनी साइड पर करने की कोशिश की, लेकिन थैंकफुली उसने वो बैंक कार्ड वापस कर दिया था। अगले सीन में रुवान अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी वो अपने कुछ कोलीग्स को उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कहती हैं, जिस पर वो लड़कियां इनकार करते हुए कहने लगी कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुके हैं और तुम अच्छे से जानती हो कि इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब रुवान उन्हें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फोर्स करने लगी तभी वो लड़कियां न सिर्फ रुवान को बुली करती हैं बल्कि उसका काम करने से साफ इनकार कर देती हैं। तभी वहाँ पर युबाई आ जाता है जो उन लड़कियों को फायर कर देता है और रुवान को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। बाहर आते ही युबाई रुवान को कहता है कि अगर मेरे होते हुए भी कोई तुम्हें बुली करता है तो फिर मेरी पर्सनैलिटी पर ही लानत है, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लेकिन मैं अपने आप को जरूर चेंज करने की कोशिश करूंगा। युबाई रुवान को हक करके उसे काम करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर शैन आ जाती है जो उन दोनों को एक साथ देखकर काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। रुवान अच्छे से जानती थी कि ये सब देखकर शैन काफी डिस्टर्ब हो चुकी होगी क्योंकि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। तभी वो शैन के पास आकर उसे सब एक्सप्लेन करने लगी, लेकिन शैन उसकी एक बात सुनने के लिए भी राजी नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम रुवान को देखते हैं जिसको एक दफा फिर वैंग की कॉल आती है। वैंग उसे कहता है कि तुम मेरा ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं मैं अपने काम में काफी खुश हूँ। तभी वैंग उसे कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही तुम अपना टैलेंट एक ऐसी कंपनी में क्यों जाया कर रही हो जो बैंकक्रप्ट हो चुकी है। तभी रुवान मन ही मन में सोचने लगी कि आखिर मुझे युबाई ने इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। लेकिन यही बात जब रुवान युबाई की मॉम को बताती है तो युबाई की मॉम उससे मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी वो देखती है कि युबाई बुरी तरह से टूट चुका है और अपने स्ट्रेस की वजह से वो ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रहा था। इस सीन में युबाई की मॉम रुवान से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी रुवान उन्हें बताती है कि कंपनी के हालात काफी खराब चल रहे हैं लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सब ठीक हो जाएगा। तभी मॉम उसे कहने लगी कि प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो तुम युबाई के साथ रहोगी। मॉम उसे कहने लगी कि मैं एज अ मदर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूंगी, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम भी एज अ वाइफ अपना रोल जरूर प्ले करोगी। तभी वो बताती है कि किस तरह वो बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी और ये कि युबाई ने बचपन में कितना सफर किया है। अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसका साथ ना देते तो शायद वो टूटकर बेघर जाता। तभी रुवान कहने लगी
लगी कि वो जरूर युबाई का साथ देगी चाहे कुछ भी हो जाए। मॉम रुवान को बताती है कि युबाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि जब मैं चाइना से बाहर थी तो वो मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता था। आज तुमने ये किया, आज तुमने ये खाया, पता नहीं क्या क्या बताता था। वो मन का प्योर है, बस उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। उसने अपने आप को एरोगेंट पर्सनालिटी में रैप किया हुआ है, इसलिए सभी लोग उसको गलत समझते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बस उसे समझे जाने की जरूरत है। तभी रुवान कहने लगी कि मैं जरूर उसका साथ दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों ना टक्कर लेनी पड़े। तभी वहाँ पर रोजी की मॉम आ जाती है, जो आते ही एक दफा फिर युबाई की मॉम को उनकी जगह याद दिलाने लगी, जिस पर वो कहती है कि देखो तुम किसी किस्म की खुशफहमी में मत रहो, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी और युबाई के डैड की अभी तक डिवोर्स नहीं हुई। जिस पर रोजी की मॉम कहने लगी कि इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, जनरली लोगों की नजर में तुम्हारी कोई जगह बाकी नहीं रही। तभी रुवान कहने लगी कि उन्होंने आपको बताया ना कि इनकी डिवोर्स नहीं हुई, अगर ये लीगली आपके साथ फाइट करने लगी तो आप सब कुछ हार जाएंगी, आपके हाथ में एक पैनी भी नहीं रहेंगी। तभी रोजी की मॉम कहने लगी कि कम से कम मुझे ये खाली खोली धमकियों से डराने की कोशिश मत करो। रोजी की मॉम वहाँ से जाती इससे पहले ही मन में कहने लगी कि रुवान तुम्हें एक बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। जबकि उनके जाने के बाद युबाई की मॉम रुवान से पूछती है कि क्या जो सब कुछ तुमने कहा वो सच है, जिस पर रुवान बताती है कि हाँ ये सब सच है, आप लीगली इस फाइट को जीत सकती हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर जर्नलिस्ट ने इनका साथ दिया तो शायद हम ये मुकदमा हार जाएं। लेकिन मेरे जीते जी मैं आपको कभी भी हारने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात ही एक क्यों ना करनी पड़े। अगले सीन में रुवान अपने ऑफिस में मौजूद थी, तभी उसके बुलाने पर उसकी फ्रेंड लू आ जाती है, जो कि एक लॉयर थी, और वो वैंग की कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगी कि क्या तुम जानती हो वैंग और रोजी दूर के रिश्तेदार हैं। दुबई की कंपनी की जो सिचुएशन तुमने मुझे बताई है, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि इस सब के पीछे वैंग और रोजी का ही हाथ है। लू रुवान को यकीन दिलाती है कि वो जरूर उसका साथ देगी और ये कि उसके डैड के होते हुए कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूवी आगे बढ़ती है तो रुवान कंपनी की मशीनरी का विजिट कर रही थी, तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है जिसके हाथ में चाकू था, और वो रुवान से कहने लगा कि हम लोग दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन एंड में हमें अपनी सैलरी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है तो इस सब का हमसे क्या लेना देना। मैं कितने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मेरी सैलरी दी जाए, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं। मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि यहाँ पर अपनी आवाज सिर्फ चाकू के जरिए ही बुलंद की जा सकती है। अगर मुझे मेरी सैलरी ना मिली तो मैं तुम्हारे अंदर ये चाकू घोंप दूंगा। वानू से बताती है कि देखो मैं तुम्हारी सैलरी भिजवा चुकी हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? प्लीज इस चाकू को रख दो, तुम मुझे नुकसान पहुंचा दोगे तो बाद में पछताओगे। लेकिन उस एम्प्लॉय का गुस्सा तो शायद किसी सूरत कम होने वाला नहीं था। तभी वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारे जीने या मरने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरी छोटी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, रोजाना मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होती है ताकि मैं उसके बिल पे कर सकूं। लेकिन आखिर तुम लोगों को इस सब का क्या एहसास होना है, क्योंकि तुम सबकी जेबें भरी हुई हैं। इतने में वहाँ पर युबाई आ जाता है, जो उस एम्प्लॉय को चाकू नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन वो एम्प्लॉय अभी अपनी जिद पर कायम था कि उसको उसकी सैलरी अभी के अभी मिलनी चाहिए। तभी युबाई कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी होगी। मुझे इस बात का अच्छे से एहसास है कि इस प्रोजेक्ट के लिए तुमने अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन मैं भी इसमें एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका हूँ और इसी प्रोजेक्ट की वजह से मेरी पूरी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी जरूर मिलेगी। इनफैक्ट तुम्हारी बच्ची के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। तभी एम्प्लॉय कहने लगा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मेरी सैलरी किसी भी तरह मिलने नहीं वाली। तभी वो आगे बढ़ते हुए रुवान को गले से पकड़ लेता है और कहने लगा कि अगर मुझे मेरी सैलरी ना दी गई तो मैं इसको जान से मार दूंगा। रुवान उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी सैलरी भिजवा चुकी हूँ, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करके तुम्हें बता दूंगी कि आखिर तुम्हें तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं मिली। इसके लिए तुम्हें थोड़ा शांत रहना होगा। वाई उस एम्प्लॉय को कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी सैलरी देने के लिए रेडी हूँ। तभी वो अपना वॉलेट निकालता है जिसमें बिल्कुल भी कैश नहीं था और वो बताता है कि मेरे पास इस वक्त कैश नहीं है। एक काम करो, तुम रुवान को जाने दो और मेरे साथ एटीएम तक चलो। मैं अभी के अभी तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे देता हूँ, बल्कि तुम्हारे नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी तुम्हें एडवांस दे दूंगा। लेकिन एम्प्लॉय कहने लगा कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो लेकिन तुम्हारे वॉलेट में एक एम्प्लॉय की सैलरी तक नहीं, और मेरे पिछले बॉस ने भी मुझसे यही झूठ बोला था, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। तभी युबाई कहता है कि देखो मैं कैश लेकर नहीं फिरता। एम्प्लॉय का गुस्सा हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी वो कहने लगा कि मैं इस लड़की को अभी के अभी जान से मार दूंगा, फिर सारी जिंदगी अपनी कंपनी पर लगा दाग मिटाने की कोशिश करते रहना। वाई उसे कहता है कि देखो तुम मेरे साथ चलो, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे दूंगा और तुमने जो कुछ भी किया मैं इस सबको भी भूल जाऊंगा, लेकिन प्लीज इस लड़की को जाने दो। एम्प्लॉय ऑब्वियसली उसकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं था। तभी युबाई कहने लगा कि ठीक है काम करते हैं, तुम इस लड़की को जाने दो और इसके बजाय मुझे हॉस्टेज रखो और मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी जरूर मिलेगी। तुम भले मुझे जान से मार दो लेकिन प्लीज इस लड़की को जाने दो। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जो चाकू तुमने पकड़ा हुआ है ये काफी खतरनाक है, प्लीज इस लड़की को छोड़ दो। तभी एम्प्लॉय इस बात पर रुवान को छोड़ने के लिए राजी हो गया था कि उसके बजाय युबाई को हॉस्टेज रखा जाए।
देर बाद युबाई को काफी जख्मी हालत में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और एम्प्लॉय रोते हुए कह रहा था कि देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए आया था। मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने उल्टा तुम्हारा नुकसान कर दिया। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। तभी युबाई उसे कहने लगा कि तुम्हारी बच्ची के सभी मेडिकल बिल्स मैं पे करूंगा, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जब तक तुम्हारी बच्ची डिस्चार्ज नहीं हो जाती सब कुछ मैं खुद देखूंगा। इतने में युबाई बेहोश हो जाता है और रुवान फूट फूट कर रोने लगी। तभी वो एम्प्लॉय को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है। अगले सीन में युबाई को होश आ चुका था। तभी रुवान उसके पास बैठी उसे पूछ रही थी कि क्या जरूरत थी इस तरह की बेवकूफ़ी करने की, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि इस तरह के लोगों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रुवान युबाई को बताती है कि तुम्हारी बेहोशी ने मुझे मौत तक डरा दिया था, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें वापस हासिल कर पाऊंगी। शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हाँ, ज्यादा हिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। डॉक्टर्स का कहना है कि तुम्हारे जख्म काफी गहरे हैं और उनको ठीक होने में शायद कुछ टाइम लग जाए। तभी युबाई उससे एम्प्लॉय के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताने लगी कि उसको पेमेंट की जा चुकी है। रुवान युबाई से कहने लगी कि अगर हम चाहें तो उस एम्प्लॉय को पुलिस के हवाले कर सकते हैं, जिस पर युबाई कहने लगा मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, एक्चुअली उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बेचारा खुद मजबूर था। रुवान युबाई को बताती है कि लू के थ्रू उसने काफी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, सभी एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं मिली थी और एक्चुअली इसके पीछे मिस्टर वैंग का हाथ था। तभी युबाई कहने लगा कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले ही सबकी इन्वेस्टिगेशन करवा चुका था। सिर्फ सैलरीज ही नहीं बल्कि बहुत सारा नॉन कन्फर्म मटीरियल भी साइट्स पर पहुंच चुका है और ये सब भी वैंग की वजह से हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन मुझे पहले ही आइडिया था कि वैंग मेरे पीठ पीछे जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पर कर रहा होगा ये आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं था। युबाई को खोने का सोचकर रुवान फूट फूट कर रोने लगी। तभी युबाई उसे कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रुवान उससे पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर युबाई कहने लगा कि अब हमें फाइट बैक करना होगा और फाइट बैक करना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। रुवान युबाई के करीब होते हुए उसे किस करने लगी। वो दोनों एक इंटीमेट किस शेयर करते हैं। तभी वहाँ पर लू के साथ साथ युबाई की मॉम भी आ जाती है, जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर काफी खुश हो चुकी थी। तभी लू कहने लगी कि देखो ये सब कितना फिल्मी लग रहा है और देखे जरा ये लड़की कितनी अच्छी लग रही है आपके बेटे के साथ। मूवी के अगले सीन में युबाई अपने ऑफिस में अपने लॉयर्स के साथ मौजूद था और उन्हें वैंग और रोजी की मॉम की पिक्चर दिखाते हुए कह रहा था कि देखे ये दोनों मेरे पीठ पीछे क्या कुछ करते फिर रहे हैं। मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए वैंग किसी भी हद तक जा सकता है, जबकि हमारे इनहेरिटेंस में शेयर्स हासिल करने के लिए रोजी की मॉम किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसको अपनी इनहेरिटेंस से ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की औरत का हमारे खानदान में कोई लेना देना नहीं। लेकिन लॉयर्स उसे समझाते हैं कि ये सब इस तरह से नहीं हो सकता, स्पेशली जो डिसीजन तुम्हारे डैड ने लिए हैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाया जा सकता। लॉयर्स उन्हें बताते हैं कि उसके डैड ने 10 मिलियन युवान की रकम रोजी को दी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनहेरिटेंस में आधे से ज्यादा शेयर्स रोजी और उसकी मॉम को दे चुके हैं। अभी वहाँ पर मौजूद बाकी लॉयर्स भी युबाई को बताने लगे कि उसके डैड ने अपना खानदानी घर भी रोजी की मॉम के नाम कर दिया है, जहाँ पर रोजी उसकी मॉम और उसके डैड के अलावा कोई भी नहीं रह सकता, इसलिए अच्छा होगा कि वो पीछे हट जाए। ये सब सुनने के बाद तो युबाई जैसे टूटकर बिखर चुका था। वो एक दफा फिर से लॉयर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है। तभी लॉयर्स उसे समझाते हैं कि देखिए ये सारे डिसीजंस आपके डैड ने खुद लिए हैं। अगर लीगली इन सारी चीजों को एनालाइज किया जाए तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ये कि आप अपने डैड के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें और जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। अगले सीन में युबाई बाहर आता है, जहाँ पर रुवान उसका वेट कर रही थी। तभी रुवान उसके पास आते हुए उससे पूछती है कि क्या डिसीजन लिया गया, जिस पर युबाई बताता है कि मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। युबाई रुवान को हक करता है, जिस पर रुवान को लगता है जैसे वो टूटकर बिखर जाएगा। तभी युबाई उसे बताता है कि मेरी कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स ने मुझे बचा लिया। जब मेरी लॉयर से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि डैड ने हमारी इनहेरिटेंस को लेकर क्या डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जब सभी शेयर होल्डर्स ने इस बात को सामने रखा कि किस तरह रोजी ने हमारी कंपनी में घुसकर हमारे ऑफिस से चोरी की है, उसने न सिर्फ हमारी कंपनी से पैसे बल्कि बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी चुराए हैं, और उसके बाद उसे इनहेरिटेंस में से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक चोरी करने वाली लड़की को वो कभी भी अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं बनने देगी। तभी युबाई उसे बताता है कि क्या तुम जानती हो रोजी ने हमारे ऑफिस से काफी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी चुराए थे। तभी रुवान को याद आता है कि एनुअल पार्टी वाले दिन उसने रोजी को युबाई के ऑफिस में देखा था, और उसे उसी दिन यकीन हो गया था कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है, क्योंकि रोजी की शक्ल ही बता रही थी कि उसने जरूर कुछ न कुछ बिगाड़ा होगा। युबाई रुवान से कहता है कि देखो ये सब हमने कर दिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस पूरी दुनिया को भी कॉन्कर कर सकता हूँ। और तभी वो रुवान को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में रुवान को वेडिंग ड्रेस में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग के होश उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जबकि उसके पास बैठी लू से कह रही थी कि देखो तुमने
कितनी जल्दी शादी कर ली, मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम शादी कर रही हो। लू नरोठे अंदाज में उसे कहने लगी, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की, अभी तो हमने अपनी जवानी एंजॉय करनी थी। तभी वहाँ पर युबाई आ जाता है, जिसको देखते ही लू कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अभी तो शादी स्टार्ट भी नहीं हुई। अगर तो तुम यहाँ पर रुवान से मिलने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे होते हुए तुम उससे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। तभी युबाई उसे कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहोगी। इस पर वो कहने लगी कि ऑब्वियसली इंटर्नशिप तो मैं जरूर करना चाहूंगी। तभी युबाई उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी इंटर्नशिप में जरा भी इंटरेस्ट है तो फिर आगे से हट जाओ। लेकिन वो बिल्कुल भी हटने के लिए रेडी नहीं थी। युबाई उसे धमकाते हुए कहने लगा कि अगर तुम सामने से ना हटी तो मैं तुम्हारे इस महीने की सैलरी काट लूंगा। लेकिन लू पर इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। तभी वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी अगले महीने की सैलरी भी काट रहा हूँ। इस पर लू से कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए पैसों को लेकर मुझे धमकाने की गलती मत करो। तभी युबाई उसे कहता है कि शायद तुम अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हासिल नहीं करना चाहती। और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का नाम सुनते ही लू कहने लगी कि प्लीज प्लीज उसको बीच में मत लाओ, मैं किसी भी तरह उसको खोना नहीं चाहती। और वो बीच में से हट जाती है। वो वहां से जा चुकी थी। तभी युबाई रुवान की तरफ कदम बढ़ाते हुए उससे पूछने लगा कि क्या तुम इस सब के लिए रेडी हो। जिस पर वो कहने लगी कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम दोनों इस शादी के लिए आज बिल्कुल रेडी हैं। वहाँ के करीब आते हुए युबाई उसे अपनी गिरफ्त में लेकर केस करने लगा। तभी उनको गेस्ट की आवाज आती है जो कह रहे थे कि देखो बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है, एक साथ ऐसे चमक रहे हैं जैसे इनको एक दूसरे के लिए ही बनाया गया हो। और ये सब सुनते ही वो दोनों खुशी से मुस्कुराने लगे। और इसके साथ ही हमारी खूबसूरत सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून।